Hello guys, welcome back to our channel. My name is Sonam Chauhan and this topic now इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 यानी कि भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम के पर्पज से भी और इन्फॉर्मेशन के पर्पज से भी। बिकॉज ऑफ जब हम भारतीय संविधान को स्टडी करते हैं यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इंडियन एक्ट यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है भारतीय शासन अधिनियम 1935 है उसमें हम पढ़ते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात करें या फिर हम पावर डेलीगेशन की बात करें या फिर एक तरीके से जो प्रोविंस इंडिपेंडेंसी है उसकी बात करें तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो इन्फॉर्मेशन है जो क्लासेस है वो आपको कैसी लग रही है। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कहाँ से अटेंड कर रहे हैं, अपने लोकेशन के साथ अपना शहर का, अपना राज्य का, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर बताना ताकि हमें एक तरीके से फीडबैक मिल सके कि भाई जहाँ की कहाँ तक किन किन बच्चों तक हमारी वीडियोस पहुँच रही हैं। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट काम तो आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, तो चलिए अब जो है क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। पे इसकी स्टार्टिंग से देखते हैं कि ए वाइट पेपर वाज प्रिपेयर्ड इन 1932 ऑन द बेसिस ऑफ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1930, 1931 एंड 1932 टू सॉल्व द लीगल प्रॉब्लम इन इंडिया। तो भारत में वैधानिक समस्या को हल करने के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए सन 1930, 1931 और 1932 में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनके आधार पर 1932 में एक श्वेत पत्र तैयार किया था। एक वाइट पेपर वाज प्रिपेयर्ड इन 1932। तो 1932 में क्या तैयार किया गया था? एक श्वेत पत्र यानी कि वाइट पेपर तैयार किया गया था। दिस वाइट पेपर इटसेल्फ कैन बी कॉल्ड द पिवोट द रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1935। अब अगर हम इस श्वेत पत्र की बात करते हैं, व्हाइट पेपर की बात करते हैं, तो ये 1935 के सुधार अधिनियम की एक धुरी कहा जा सकता है यानी कि वो इसका एक बेस कहा जा सकता है। यानी कि ये यहाँ से हम इसकी सुधार की ये जो आंदोलन था, है ना, जो एक्ट था, सॉरी, इसमें जो भी रिफॉर्म करना था उसकी एक शुरुआत हम इसमें कह सकते हैं इसको, जो व्हाइट पेपर है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935 वाज इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्सेप्टिंग द सजेशंस ऑफ द व्हाइट पेपर। तो श्वेत पत्र के सुझाव को स्वीकार करते हुए, इसको एक्सेप्ट करते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 के भारतीय शासन अधिनियम का निर्माण किया गया। तो इस तरीके से इसको स्टार्ट किया गया था यानी कि एक व्हाइट पेपर रखा, उस व्हाइट पेपर मतलब एक नाम था और एक जो श्वेत पत्र हम जिसको बेसिकली बोल सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में व्हाइट पेपर के नाम से जाना जाता है। तो इस व्हाइट पेपर में वो एक तरीके से सुझाव रखे गए थे कि इंडियन एक्ट यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के आधार पर कुछ सुझाव रखे गए थे कि किस तरीके से हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी की जो आगे की चीज़ें हैं वो कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसको एक्सेप्ट किया गया और फिर भारतीय शासन अधिनियम का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऑल इंडिया यूनियन यानी कि अखिल भारतीय संघ। दिस यूनियन कंसिस्ट ऑफ 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस, 6 चीफ कमिश्नर territories and those indigenous these princely states were to be united। तो यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्रों और उन देसी रियासतों से मिलकर बनना था जो कि स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो यानी कि जो अपनी इच्छा से जो सम्मिलित होना चाहते थे। वन हु वॉलंटरी जॉइन्स द यूनियन यानी कि जो अपनी इच्छा से उसमें सम्मिलित होना चाहते थे। According to the act, it was a mandatory for the provinces to join the union, but it was optional for the princely state। लेकिन अधिनियम के अनुसार ये जो 1935 का अधिनियम है इसके अकॉर्डिंग प्रांतों के लिए यानी कि जो प्रोविंस थे उनके लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, लेकिन देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था यानी कि वो अपनी इच्छा से इसमें अपने आप को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम क्या देखेंगे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी कि प्रांतीय स्वायत्ता। जैसे कि स्टेट जो होते हैं ना कि जैसे यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब क्या है, प्रोविंस है। तो इनकी स्वायत्ता की अगर हम बात करते हैं, इनकी ऑटोनॉमी यानी कि इनके खुद का जो एक तरीके से स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो ये क्या है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। बाय दिस एक्ट, इस अधिनियम के अनुसार, बाय द एंडिंग द ड्यूल governance system in the province of act of 1919 in independent and self government constitutional base was provided to them। तो इस अधिनियम के द्वारा 1919 के अधिनियम की जो प्रांतों में द्वैध शासन
व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। यानी कि जो ड्यूल एक तरीके से ड्यूल सिस्टम था उसको बेसिकली पूरी तरीके से उसको ख़त्म करने के बाद में इसमें जो एक तरीके से मतलब उनको इंडिपेंडेंसी सेल्फ गवर्निंग कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर उनको वहाँ पर स्टार्ट किया गया। यानी कि इंटायर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द पॉपुलर मिनिस्टर एंड इट वाज expected from the governor that the administration would be conducted by him on the basis of the advice of the minister। संपूर्ण प्रांतीय शासन लोकप्रिय मंत्रियों के नियंत्रण में कर दिया गया और गवर्नर से आशा की गई यानी कि उससे ये एक्सपेक्टेशन रखी गई कि उसके द्वारा मंत्रियों के सलाह के आधार पर प्रशासन का संचालन किया जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम किस तरीके से कर दिया कि जो द्वैध शासन है उसको ख़त्म कर दिया, ड्यूल गवर्नमेंटशिप को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और प्रोविंस को उनके खुद के डेवलपमेंट के लिए, उनके खुद के काम के लिए उनको एक तरीके से सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्यूल गवर्नेंस एट द सेंटर। तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। अब प्रोविंस में तो जो ड्यूल गवर्नेंस थी उसको बिल्कुल मतलब एंड कर दिया था, उसको मतलब ख़त्म कर दिया था, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। सम फेडरल सब्जेक्ट लाइक ए सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशन, रिलीजन्स अफेयर एंड ट्राइबल एरियाज, रेजिमेंट एक्सेट्रा वर कीप्ड सेफ इन द हैंड ऑफ द गवर्नर जनरल। तो कुछ संघीय विषय ने कुछ सेंट्रल लेवल के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे सुरक्षा की बात करें, वैदेशिक संबंधों की बात करें, धार्मिक मामलों की बात करें और कबायली यानी कि जो ट्राइब्स हैं उन क्षेत्रों की व्यवस्था की बात करें तो गवर्नर जनरल के हाथों में उनको सुरक्षित रख दिया गया था। यानी कि पूरा अरेंजमेंट्स किसके हाथों में था? गवर्नर जनरल के हाथों में। ही कुड अपॉइंट एट मोस्ट 3 एडवाइजर टू मैनेज दिस डिपार्टमेंट्स। और इन विभागों के प्रबंधन के लिए यानी कि इनको मैनेजमेंट के लिए, इनको मैनेज करने के लिए वह अधिक से अधिक 3 परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकता था। यानी कि कम से कम 3 ऐसे एक तरीके से उनको मैनेज करने वाले कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे जिनको वो नियुक्त कर सकता था। फॉर द अरेंजमेंट ऑफ अदर फेडरल सब्जेक्ट्स कैबिनेट वाज अरेंज्ड टू गिव एडवाइस टू द गवर्नर जनरल इन विच द नंबर ऑफ मिनिस्टर कुड नॉट बी मोर देन 10। फिर इसके बाद अन्य संघीय विषयों की भी बात करें तो उनकी व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायक तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल यानी कि पूरी जो काउंसिल होती है उसकी व्यवस्था की गई थी और जिसमें मंत्रियों की जो संख्या थी वो 10 से अधिक नहीं होनी थी। तो इस तरीके से द्वैध शासन की स्थापना की गई। मतलब सेंट्रल लेवल पर जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जैसे मैंने बताया अभी आपको, इसमें जो लिखा हुआ था कि सिक्योरिटी को लेकर के और फॉरेन रिलेशन को लेकर के, पॉलिसी को लेकर के, तो इस तरह की जो चीज़ें थी उसको लेकर के ड्यूल गवर्नेंस को इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोटेक्शन एंड रिजर्वेशन यानी कि संरक्षण और आरक्षण। तो 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में संरक्षण और आरक्षण की क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या चीजें थी कि बाय द एक्ट द गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर्स वर गिवन एक्सेस टू इंटरफियर इन द सेंटर एंड प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नर इन द वेरियस सर्कमटेंसेस। तो अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को विभिन्न परिस्थितियों में यानी कि अलग अलग जो सिचुएशंस थी उनमें केंद्र और प्रांत के जो उत्तरदायी शासन में हस्तक्षेप करने के व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। यानी कि बहुत बड़े लेवल पर उनको इंटरफेयर करने की जो अधिकार है, उन जो राइट्स हैं उनको दिए गए। गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों के ये व्यापक अधिकार इनकी जो उनको राइट्स मिले थे यही अधिनियम के संरक्षण एवं आरक्षण की रिजर्वेशन और सेफ गार्ड थे। ठीक है, जो भी उनको अधिकार वहाँ पर मिले हुए थे। तो संरक्षण और आरक्षण यानी कि अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो 1935 का एक अहम पॉइंट इसको हम मान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटर एंड वोटिंग राइट यानी कि विधानमंडलों और मताधिकारों का विस्तार। इन द 2 हाउसेस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द फेडरल असेंबली वाज फिक्स्ड एंड 375 एंड द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट काउंसिल वाज फिक्स्ड एट 260। तो संघीय व्यवस्थापिका के 2 सदनों में संघीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो 375 रखी गई और राज्य परिषद के सदस्यों की बात करें तो 260 निर्धारित की गई। यानी कि अगर स्टेट लेवल पर मेंबर्स को वहां पर चुना जाएगा, वोटिंग जो की जाएगी वो 260 की रखी जाएगी और अगर सेंट्रल लेवल पर रखी जाए तो वो 375 की रखी जाएगी। ठीक है। In the provinces, 6 out of 11 legislature were made bicameral. Suffrages was granted to the little more than 10% of the populations for the provinces. प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों को 2 सदनों वाला बनाया गया था और प्रांतों के लिए 10% यानी कि 10% से कुछ अधिक जनता को मताधिकार प्रदान किया गया था।
अब अगर हम वोटिंग की भी बात करें ना, तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के आधार पर भी 10% लोगों को वोटिंग का राइट्स मिला हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे पावर डिवीजन यानी कि शक्ति का विभाजन। 3 डिटेल्ड लिस्ट वर अरेंज टू क्लैरिफाई द एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए, यानी कि भाई केंद्र के कौन सा क्षेत्र है ना, सेंट्रल लेवल के क्षेत्र में क्या आता है, प्रोविंस यानी कि राज्यों के एरिया में क्या आता है, तो इनको क्लैरिफाई करने के लिए 3 विस्तृत सूचियों की व्यवस्था की गई, यानी कि स्केड्यूल तैयार किया गया। देयर वाज अ 59 सब्जेक्ट ऑफ ऑल इंडिया इंपोर्टेंस इन द फेडरल लिस्ट, 54 सब्जेक्ट्स इन द प्रोविंस लिस्ट एंड 36 सब्जेक्ट्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पे इस जो सूची इन्होंने तैयार की, जो स्केड्यूल उन्होंने तैयार किया कि अखिल भारतीय महत्व के लिए, यानी कि पूरे एकदम सेंट्रल लेवल की बात करें तो संघ सूची की व्यवस्था की गई जिसमें 59 विषय थे। हालांकि अब बढ़ कर के एक तरीके से 90 के प्लस चले गए, 100 के प्लस आपको इसमें सब्जेक्ट्स मिलेंगे अगर हम प्रेजेंट की बात करें, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ किताबों में कहीं 59, कभी कहीं 60, कहीं 65 इस तरह की चीज़ें मिलेगी। डजंट नॉट इम्पोर्टेंट, आपको इसमें स्टक नहीं होना है, ठीक है। चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई 3 चीज़ों में, यानी कि 3 स्केड्यूल तैयार किए गए थे वर्क को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले क्या था, संघीय सूची, दूसरा था प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय इन्होंने इसमें दिखाए हुए हैं, एंड फिर थर्ड था संवर्धित सूची जिसमें 36 विषय थे। संवर्धित सूची का मतलब होता है जहाँ पर जो कार्य होगा या जो भी कानून होगा वो वो संघीय यानी कि केंद्र और राज्य मिलकर के जिस पर कानून बना सकते हैं, वो संवर्धित सूची में आते हैं ऐसे विषय। और संघीय सूची का मतलब है जिस पर सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है, और राज्य सूची यानी कि प्रांतीय सूची का मतलब क्या है, जिस पर सिर्फ राज्य अपने लेवल पर कानून बना सकता है। इस तरह के स्केड्यूल तैयार किए गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की जो सुप्रीम कोर्ट है, आज की जो न्याय व्यवस्था है, वो 1935 में ही इस्टेब्लिश की गई थी इस एक्ट के आधार पर, ठीक है। इट्स जुरिडिक्शन वाज एक्सटेंडेड टू प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट, ए चीफ जस्टिस एंड 2 अदर जजेस वर अरेंज इन द कोर्ट। अगर हम फेडरल कोर्ट की बात करते हैं तो इसका जो जुरिडिक्शन है, इसका जो क्षेत्र अधिकार है, ठीक है, इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो प्रांतों और रियायतों तक ही विस्तृत था। न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में इतने केसेस भी नहीं थे, तो उसी के आधार पर न्यायाधीशों की, यानी कि जो वहाँ पे जस्टिस थे, उनको वहाँ पर रखा गया था। इस संबंध में अंतिम शक्ति लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल को प्राप्त थी, यानी कि लास्ट में जो भी वहाँ पर पावर्स को डेलीगेशन की बात करें या फिर उनको मतलब उनके अपॉइंटमेंट की बात करें, ये सब क्या था, जो प्रीवी काउंसिल थी उनके पास ये सारे राइट्स थे। नेक्स्ट पॉइंट है सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। द राइट ऑफ एनी काइंड ऑफ अ चेंज इन द एक्ट was not given to provincial legislature and the federal legislature. This power remained with the British Parliament. तो अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का जो अधिकार है वो प्रांतीय विधानमंडलों और संघीय व्यवस्थापिक यानी कि जो प्रोविंस लेजिस्लेचर है, जो सेंट्रल जो लेजिस्लेचर है, उसको नहीं दिया गया था। यह शक्ति ब्रिटिश संसद के पास बनी हुई थी। यानी कि अगर हम 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट की भी बात करें तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टेट को इंडिपेंडेंसी देगी कुछ काम को करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ठीक है। बहुत मतलब सेंट्रल लेवल पर काम नहीं होते तो स्टेट लेवल पर कुछ पावर डेलीगेट की गई। लेकिन फाइनल अगर हम बात करें कि भाई सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसका है, कि हाँ नाम है, जो भी मतलब डिसीजन लेना है, फाइनली डिसीजन किसका है, वहाँ पे ब्रिटिश संसद के पास है वो शक्ति। तो ब्रिटिश संसद की यहाँ पर सर्वोच्चता बनी थी। अब भारत में जो भी एक्टिविटी होती थी, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो, लेकिन फाइनल डिसीजन कहाँ से आता था, लंदन की ब्रिटिश पार्लियामेंट से आता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हुई। एंड दिस नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि बर्मा, बरार एंड एडन, यानी कि बर्मा, बरार और अदन, ये क्या वहाँ पर था, ये मतलब ये पॉइंट किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय दिस एक्ट। तो इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि बर्मा, जो हम म्यांमार की बात करते हैं, तो वो इस अधिनियम के आधार पर ही भारत से अलग किया गया था। अदन वाज प्लेस्ड अंडर द कॉलोनियल ऑफिस इन इंग्लैंड एंड बरार was made part of the central provinces from the point of view of governance. तो अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। तो यहाँ तक की बातें सब कुछ क्लियर आउट हुई। तो ये वो फीचर्स थे जो कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 की मेन फीचर माने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। आई होप सो वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और सीधे हमसे इंटरेक्ट करने के लिए और लगातार अपडेटिंग के लिए
इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इसकी पूरी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, नीचे टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीधे लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं, कभी कभी कोई प्रॉब्लम आती है कनेक्टिविटी की, तो सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से सर्च करो, टेलीग्राम पर जाओ, आपको बड़े आराम से मिल जाएगा हमारा चैनल, ठीक है। वहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, सारी पीडीएफ आपको लेक्चर्स की वहीं पर मिलेंगी। और जब भी आप पीडीएफ को चेक करते हो थोड़ा ध्यान से किया करो, वहाँ पर मेंशन की हुई होती है सारी चीज़ें, थोड़ा सा देख करके जब अपना अपना पीडीएफ खोलो, अपने नोट्स बनाने हैं, पढ़ने हैं, एज यू विश, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।